बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टू वीडियोस में हमने ये डिस्कस किया था कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगती है जिसको हम लॉरेंट्स फोर्स भी कहते हैं, और उस फोर्स को हम लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल से फाइंड आउट भी कर सकते हैं। और अगर वो कंडक्टर एक लूप की फॉर्म में हो तो उस लूप पर, अगर रेक्टेंगुलर लूप है, तो दो फोर्सेस लगती हैं, इक्वल फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से रोटेशन प्रोड्यूस होती है, और ये डीसी मोटर की का वर्किंग प्रिंसिपल है। अब आज हम डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर के बजाय उसके मैग्नीट्यूड पर बात करेंगे। तो देखिए, डायरेक्शन तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल से, जो हमने लास्ट वीडियो में देख भी लिया। लेकिन क्या फोर्स की वैल्यू भी किसी फैक्टर पर डिपेंड कर रही है? तो बिल्कुल। जो इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमें पता है नॉर्थ से साउथ होती है। हम राइट हैंड की जो फोर फिंगर्स हैं, अगर उनको पॉइंट करें इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये तो डायरेक्शन होती है। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी की वैल्यू है, नहीं, अगर स्ट्रॉन्गर मैग्नेट होगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, अगर वीकर मैग्नेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक होगी। तो फोर्स जो इस कंडक्टर पर लगेगी, लॉरेंट्स फोर्स, उस फोर्स की वैल्यू भी इस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो फोर्स ज़्यादा लगेगी। इसका मतलब है फोर्स एफ इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पी। लेकिन सिर्फ अकेली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ तो नहीं है जिस पर डिपेंड करेगी फोर्स, करंट की वैल्यू पर भी डिपेंड करेगी। तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के साथ और करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और तीसरी चीज़, कितनी वायर की लेंथ है जो इस मैग्नेटिक फील्ड में से पास हो रही है, एल, लेंथ ऑफ द वायर, उस पर भी डिपेंड करेगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और आखिरी चीज़ देखिए, अभी यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन है, वो फोर्स की डायरेक्शन पाम के साथ 90 डिग्री पर है डायरेक्शन। लेकिन ये जो एरो की लेंथ है ना, ये मैग्नीट्यूड भी बता रही है। अब देखिएगा, अभी मैग्नेटिक फील्ड और करंट 90 डिग्री पर है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट 90 डिग्री पर है, तो फोर्स की वैल्यू ये वेक्टर बता रहा है फोर्स का। लेकिन अगर ये 90 डिग्री पर कंडक्टर ना होता मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के साथ, देखिए जब मैं इसका एंगल चेंज करता हूँ ना, तो फोर्स का वेक्टर देखिए आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, स्मॉलर हो रहा है, स्मॉलर हो रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये फोर्स का वेक्टर जीरो हो जाता है। जब फोर्स का वेक्टर जीरो हो जाता है, यानी कोई फोर्स अभी कंडक्टर पर नहीं लगेगी, उस वक्त करंट की और मैग्नेटिक फील्ड की देखिए डायरेक्शन एक जैसी हो गई, यानी वो पैरेलल हो गई, एंगल जीरो हो गया उनके दरमियान, या 180 डिग्री या जीरो। अब इस सिचुएशन में कोई फोर्स एक्ट नहीं करती। तो फोर्स जीरो है जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट के दरमियान एंगल जीरो है, और फोर्स मैक्सिमम है जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब है जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है फोर्स की, वो ना सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, करंट, लेंथ ऑफ द वायर, बल्कि एंगल के ऊपर भी डिपेंड कर रही है फोर्स की वैल्यू। एंगल के साथ भी चेंज हो रहा है फोर्स का मैग्नीट्यूड। एंगल के साथ किस तरह चेंज हो रहा है देखिए, अभी इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों के दरमियान जीरो एंगल है। अगर ओरिएंटेशन में इस वेक्टर की चेंज करूं, अब देखिए, अब मैग्नेटिक फील्ड और करंट के दरमियान कोई एंगल थीटा है इस वक्त, दोनों के दरमियान एंगल थीटा है। अब एंगल थीटा वी कैन फाइंड आउट, वी कैन मेजर दी एंगल थीटा, लेकिन जब भी कोई वेक्टर किसी एंगल के ऊपर होता है, थीटा एंगल के ऊपर होता है, ये वेक्टर एक एंगल थीटा के ऊपर है, हम हमेशा उस वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। उसके दो कंपोनेंट्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो इस वेक्टर को हम रिजॉल्व करेंगे तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक एक्स कंपोनेंट और दूसरा वाई कंपोनेंट। अब जो इसका एक्स कंपोनेंट है ना मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर का, वो एक्स कंपोनेंट तो करंट के साथ पैरेलल ही होगा। जो वाई कंपोनेंट है वो 90 डिग्री पर होगा, मैग्नेटिक फील्ड का वाई कंपोनेंट करंट के साथ 90 डिग्री पर होगा। तो हमें तो वही कंपोनेंट चाहिए जो 90 डिग्री पर हो। तो इसका मतलब है 90 डिग्री पर जो वाई कंपोनेंट है उस पर भी डिपेंड कर रहा है, उस पर डिपेंड कर रही है फोर्स की वैल्यू। तो इक्वेशन अगर हम कंप्लीट लिखें तो वो होगी, प्रोपोर्शनैलिटी की फॉर्म में होगी, फोर्स एफ इज प्रोपोर्शनल टू P magnetic field strength, I current, length of the wire and sin theta also। और इस प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो F इक्वल्स टू एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट पी आई एल साइन ऑफ थीटा,
इस के की वैल्यू 1 SI यूनिट्स में 1, के की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन बन जाएगी F इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा। ये इक्वेशन हमें मैग्नेटिक फोर्स जो इसके ऊपर, लॉरेंट्स फोर्स जो इसके ऊपर लग रही है व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, ये उस लॉरेंट्स फोर्स का मैग्नीट्यूड भी ये इक्वेशन हमें बता देगी। डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करेंगे और मैग्नीट्यूड वैल्यू उसकी इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। और इस इक्वेशन से हमें एक बात पता चल रही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेंगे फोर्स इंक्रीज हो जाएगी, अगर करंट को इंक्रीज करेंगे फोर्स इंक्रीज हो जाएगी, अगर एंगल 90 डिग्री होगा बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट, अगर एंगल 90 डिग्री होगा इन दोनों के दरमियान, तो फोर्स मैक्सिमम होगी। अब यही फोर्स चूंकि डीसी मोटर में भी लगती है, तो डीसी मोटर की रोटेशन को अगर हमने इंक्रीज करना है कि तेज़ मोटर चले, तो उसके लिए भी हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट लगा दें, उसके लिए भी हम करंट ज़्यादा कर दें, उसके लिए भी हम जो जो कॉइल ऑफ वायर है उसकी लेंथ इंक्रीज या नंबर ऑफ लूप्स इंक्रीज कर दें, तो भी डीसी मोटर की रोटेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो ये आज के लेसन में हमने लॉरेंट्स फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड और उसके मैग्नीट्यूड को अफेक्ट करने वाले तमाम फैक्टर्स को भी डिस्कस कर लिया। सो अगले लेसन में इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेसन विद अ new topic, electromagnetic induction. See you in the next video inshallah.